संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 50 को। इस संविधान में ये व्यवस्था थी कि भारत जो होगा गणतंत्र होगा। सवाल उठते जो कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं स्टार्टिंग बिगिनर रूप में, उनके मन में प्रश्न उठता है प्राय कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो संविधान दिवस करते गणतंत्र दिवस क्यों करते हैं? स्वाभाविक प्रश्न है। 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ था, उसकी याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न दिमाग में स्वाभाविक आ सकता है, किसको हम संविधान दिवस रूप में मानते हैं, गणतंत्र दिवस को मानते हैं। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत एक गणतंत्र होगा। राज्यों का संघ, विभिन्न राज्य जो है हमारे 28 राज्य है, 8 के 28 प्रदेश है, उनका एक यूनियन होगा, संघ, और भारत एक गणतंत्र होगा। गणतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जहां हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता है। भारत एक गणतंत्र है, इंडिया ये रिपब्लिक। क्यों रिपब्लिक है? क्योंकि इसका हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा, इनडायरेक्टली होता है लेकिन जनता के द्वारा ही होता है। राष्ट्रीय चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कहते हैं, इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी इलेक्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए ये जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए इस व्यवस्था गणतंत्र कहते हैं। हम लोग ने अपनी पूरी संवैधानिक व्यवस्था को मुख्यतः ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है क्वीन या किंग, अभी किंग चार्ल्स हैं, तो उनका चुनाव नहीं होता है, वो खानदानी है। जहां पर हेड ऑफ स्टेट खानदानी होता है वो गणतंत्र नहीं होता है। इंडिया गणतंत्र है क्योंकि यहाँ हेड ऑफ स्टेट खानदानी नहीं होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है। इसीलिए संविधान लागू होने की तिथि को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र होगा और भारत उसी दिन से गणतंत्र हुआ। जब संविधान लागू हुआ तब संविधान के अनुसार भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसीलिए उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस भी मनाया जाता है, बहुत संक्षिप्त में मनाया जाता है। उसमें संविधान पहली बार लागू होता इस तिथि को, भले ही आंशिक रूप से लागू होता है, पार्शियली उसके संविधान के कुछ अंग बाद में चैप्टर आएगा, पढ़ाया जाएगा। संविधान इस तिथि से आंशिक रूप से लागू हुआ था बनने के बाद। कुछ व्यवस्थाएं लागू हुई थी, मूल रूप से यहाँ हुआ था, लेकिन इसीलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। अंतर समझ में आ गया? क्लियर? अब गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, होता क्या है। पहले तो झंडा फहराने में अंतर होता है, बहुत तो कहीं समझ में आता है। 15 अगस्त के दिन जो हम झंडा फहराते हैं, वो झंडा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि उस दिन यूनियन जैक ब्रिटिश फ्लैग जो था वो ऊपर से नीचे आया था, उसको उतारा गया था और तिरंगा को ऊपर किया गया था। उसको झंडोत्तोलन कहते हैं, फ्लैग होइस्टिंग या ध्वजारोहण कहते हैं। आरोहण मतलब चढ़ना, उत्तोलन में चढ़ना। ध्वजारोहण, ध्वज को ऊपर चढ़ाया जाता है, यह 15 अगस्त के दिन होता है, ठीक है। और 26 जनवरी को क्या होता है? झंडा पहले से ऊपर रहता है, बंधा होता है, उसको खोल दिया जाता है, उसको अनफर्ल करते हैं, ठीक है। उसको झंडा को फहराते हैं, वो चढ़ता नहीं, चढ़ा ऊपर से रहता है, ऐसे खोल जाता है। ये दोनों अंतर होता है। तो 26 जनवरी के दिन एक और परंपरा होती है। पहला चीज तो यह है कि 26 जनवरी को दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता है। उसका आयोजन का स्थल होता है इंडिया गेट। अब 15 अगस्त का आयोजन स्थल क्या होता है? लाल किला और प्रधानमंत्री, ये इंडिया गेट, राष्ट्रपति, ठीक है। इस दिन और क्या होता है? हर साल कोई ना कोई विदेशी अतिथि आता है, हर साल। गणतंत्र दिवस में किसी देश का एक अतिथि होता है। इस बार एक अंतर आया था, एक विशेष बात है कि 2 अतिथि थे।
पहली बार ऐसा हुआ है कि गणतंत्र दिवस में 2 मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि थे, चीफ गेस्ट जो थे इस बार 2 थे। ये 2 कौन कौन थे? एक बात है, एक थे यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन उर्सुला वान डे लेयर। यह कौन है? यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन, अध्यक्ष है। चेयरमैन नहीं कहे तो महिला है, चेयरपर्सन। यह जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है पहले, इस पद पर आने के पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अभी यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन है। दूसरा कौन थे? यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन एंटोनियो कोस्टा। अभी कौन है? ये है एक्स पोर्तुगीज प्राइम मिनिस्टर, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, पोर्तुगीज पीएम, ठीक है, एक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, अभी यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन है और यूरोपियन यूनियन की चेयरपर्सन है। ये दोनों विशिष्ट अतिथि आए थे। अब सवाल होता है कि इस बार 2 क्यों है? हर साल एक ही आता है। इस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किंग क्वीन दोनों सब आ चुके हैं, जापानीज प्रधानमंत्री सब, मतलब दुनिया के सभी देशों के हेड आ चुके हैं, चाइना पाकिस्तान को छोड़ के। ये दोनों को नहीं बुलाया गया। सवाल है क्यों इस बार 2 को बुलाया गया? इसके पीछे एक राजनीतिक, इस बार इसीलिए गणतंत्र दिवस को डील कर रहे हैं। इसका कोई बहुत कारण नहीं था, गणतंत्र दिवस झंडा बनाया, सब लोग दिखा दो क्या काम करते, लेकिन इस बार एक विशेष बात कुछ हुई है। पहली बार 2 अतिथि आए हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, बनता है क्यों आए हैं विश्व जानते हैं लोग। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने इस बार जनवरी 25 में कार्यकाल संभाला, 20 जनवरी 25 को, तब से वह उटपटांग काम कर रहे हैं। उनकी हरकतें, उनके जो कार्यकलाप है वो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। ये जो सोना चांदी का दाम बढ़ा है रात उसका ड्यू टू ट्रंप। सोना चांदी का दाम बढ़ने में ट्रंप की नीतियां सबसे अधिक जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, दुनिया के 3-4 जगह पर रूस यूक्रेन जो चल ही रहा है, मध्य पूर्व में भी अशांति है, ईरान पर लग रहा है हमला होगा तब हमला होगा, इस किस्म की परिस्थितियां बनी है। वेनेजुएला घटना देखे आपको, अभी भी अमेरिका ग्रीनलैंड को लेने पर आमदा है। यह पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जो ग्लोबल पोजीशन जो है, पूरा विश्व की स्थिति बहुत ही खतरनाक बनी हुई है और टैरिफ का झमेला है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, यूरोपीय यूनियन के सभी देश, सभी जगहों पर इतना अधिक आतंक मचा दिया है कि सब लोग परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विकल्प खोजने पर, विकल्प मतलब अमेरिका का विकल्प। तो भारत के साथ स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 50% टैरिफ लगा दिया है। तो इससे टैरिफ से क्या होता है, पहले बचा दी क्लास में, टैरिफ से क्या होता है कि किसी देश से कोई सामान आता है, उस पर टैरिफ लगाएंगे तो सामान महंगा हो जाएगा। तो सामान महंगा हो जाए क्या होगा? नहीं आएगा। अब भारत का कोई सामान जाएगा जिसकी कीमत है 100 रुपया, तो वहाँ पर उसको व्यापारी को 150 बनाना पड़ेगा। 100 रुपया कॉस्ट हो गया, 50 रुपया टैरिफ चल जाएगा। तब वो व्यापारी उस चीज़ को 150 से अधिक में बेचेंगे तो फायदा होगा। तो लेकिन वहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चर है अमेरिका का, वो उस वस्तु को बहुत कम दाम में बेच रहा है, तो बिकेगा कौन बनाएगा? इससे क्या हो जाएगा? भारतीय व्यापार चौपट हो जाएगा। तो इसी ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर भी लगाया है। यूरोपियन यूनियन क्या है, डिटेल से बात बता है। यूरोपियन यूनियन कोई देश तो है नहीं, एक संगठन है और 27 देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, उसको डिटेल्स में बताया चलने बात। तो मोदी की सरकार ने यह तय किया, सोचा कि अमेरिका में जितना व्यापार का हमारा लॉस हो रहा है, अमेरिकन टैरिफ के चलते जितना व्यापार हमारे मार्केट हमारे हाथ से निकल रहा है, हमारे व्यापारियों को लॉस हो रहा है, हमारा जो एक्सपोर्ट प्राइस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कोई वैकल्पिक रास्ता देखें, वैकल्पिक देश देखें, वैकल्पिक जगह देखें। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन को बुलाया, मैनेज किया गया
कि यूरोपियन यूनियन 2 आदमी आए हैं कि 27 देश के प्रतिनिधि हैं दोनों, एक संगठन चलाते हैं, 27 देश को एक साथ साधा गया है। तो इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसको कल लीड करेंगे, अभी वो यहीं पढ़ते हैं। तो ये लोग को बुलाया गया चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि बने रिपब्लिक डे में, इनके साथ FTA होगा। अब आज इसको देखते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या। बुलाने का समझ में आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रक टैरिफ की नीतियों का काउंटर करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए इन लोगों को बुलाया गया कि हम अपना जो व्यापारिक संबंध है अमेरिका से नहीं चल रहा है, बस चले हम यूरोपियन यूनियन से चलेंगे। इससे फायदा क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर 45 करोड़ लोग रहते हैं, 45 करोड़ लोग, भारत में 40 करोड़, तो लगभग 200 करोड़ लोगों का एक संयुक्त मार्केट बना। इससे पूरी दुनिया की GDP का 25% व्यापार होगा इन भारत और EU के साथ में आने से। तो एक तरह से अमेरिका को की गलत नीतियों से जो व्यापार में लॉस चल रहा था वो इससे बहुत कुछ मेकअप हो जाएगा। अब भाई EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये 27 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसका अंतिम जो सदस्य मेंबर बना था वो क्रोएशिया था 2013 में। महत्वपूर्ण पड़ाव देख लेते हैं। क्रोएशिया यह अंतिम मेंबर था इसका, और इसमें एक और घटना घटी थी 2020 में। 2020 में एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ था, सुना कभी? ब्रेक्जिट। ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था 2020 में। इसमें हुआ क्या था, पहले ब्रिटेन भी इसका सदस्य है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन एक संगठन व्यापारिक, मुख्य रूप से व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक हितों को देखता है अपने 27 देशों को, मेंबर देशों को। तो ब्रिटेन के लोगों का सोच था कि ब्रिटेन बहुत बड़ा देश है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, बड़ी है, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में जाने से घाटा हो रहा है, क्योंकि इसका यूरोपियन यूनियन सभी देश मिल करके एक सामूहिक मुद्रा है इनका, यूरो, नाम सुना है, ये यूरो में व्यापार करते हैं। ब्रिटेन का सोचता है कि हम लोग यूरो में व्यापार करने से और सबको लेके साथ चलने से वो घाटा हो रहा है, इसलिए वो घट जाते हैं। तो ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, बाहर निकल गया उस व्यवस्था से। इसीलिए उस टर्म को ब्रेक्जिट एक वर्ड आया था, BR फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन एग्जिट। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो गया तो ये वर्ड आया था ब्रेक्जिट। ये ब्रिटेन में जनमत के द्वारा हुआ था, ब्रिटेन में जनमत कराया गया था कि ब्रिटेन को इसमें रहना चाहिए कि निकलना चाहिए। बहुत 1-1.5% के मत से बहुमत आया था कि निकल जाना चाहिए था, इसलिए वर्ड है ब्रेक्जिट। यदि कल को फ्रांस एग्जिट हो जाता है तो फ्रेक्जिट कहा जाएगा। BR फॉर ब्रिटेन, एग्जिट एग्जिट, ब्रेक्जिट। यह यूरोपियन यूनियन था। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, 45 करोड़ लोग रहते हैं। उनके साथ भारत ने डील किया FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, व्यापार को बड़ा सहारा मिलेगा। इसी मेन मूल उद्देश्य के कारण इन दोनों को मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब संक्षेप में मुख्य अतिथि बनाने की परंपरा कैसे चलती है? हर साल जनवरी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि किसे बनाया जाए, यह तय करने के लिए करीब सितंबर-अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय एक सूची बनाएगा कुछ लोगों की, संभावित लोगों की, कि इस बार किसको बुलाया जाए। यह विभिन्न बातों पर तय करती है, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी है, हमारा किस देश के साथ क्या संबंध है, किस देश के साथ संबंध और करीब लाना चाहिए, कौन हमसे दूर चला गया लेकिन उसकी आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। मतलब पूरी तरह से राजनीतिक और व्यापारिक हितों को देखते हुए तय किया जाता है किसको बुलाए। तो इस प्रकार से
10-12 लोगों की सूची बनाई जाती है, वो सूची बना के प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज जाती है। एक नोट होता है कि इसको बुलाएंगे कारण है, इसको बुलाएंगे कारण है, इसको बुलाएंगे कारण है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें सूची में से कोई एक नाम तय करेगा कि हाँ इन्हीं को बुलाया जाए। तो अभी तय हो गया कि फलाने आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो विदेश मंत्रालय के लोग जो होते हैं उस देश के संबंधित राज्यों से संपर्क करेंगे। दिल्ली में भारतीय दूतावास है, तो उस देश के राज्यों से संपर्क करेंगे कि भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगले साल गणतंत्र दिवस में आपके देश के फलाने नेता को हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है, हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, या तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति चला जाए, मंत्री लोगों ने बुलाता है। तो बुलाने की बात चल रही है, तो वह देश अपने देश से संपर्क करके देखेगा कि उस नेता का शेड्यूल क्या है, उसकी सहमति भी नहीं चाहिए ना, इच्छुक हम बुलाना चाहे वही भी नहीं करो, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो पर्दे के पीछे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को विदेश मंत्रालय कुछ लोगों की लिस्ट भेजा है, प्रधानमंत्री कार्यालय उसमें से एक नाम चुना है, इसको बुलाना है। अब उस देश के राज्यों तो संपर्क है विदेश मंत्रालय, अब वो देश के राज्यों अपने देश के उस नेता की सहमति लेगा कि आपको 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि बनना है, आपका शेड्यूल क्या है, आप फुर्सत में तो है ना, जा सकते हैं ना। तो वहां से सहमति आ जाएगी, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बकायदा इस देश के दूतावास को एक चिट्ठी औपचारिक निमंत्रण दिया जाता है, वो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद मीडिया के सामने आता है। ये सब प्रक्रिया हो जाती है तब, ताकि बेइज्जती न हो। जब फाइनल होता है कंफर्मेशन, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से एक निमंत्रण जाता है, तब वो तय होता है कि मुख्य अतिथि हमारा कौन होगा। यही प्रक्रिया है। तो इस बार के परिस्थितियों को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर को देखते हुए तय किया गया कि उनके काउंटर के रूप में हम लोग एक काम करें। यूरोपियन यूनियन भी ट्रंप से त्रस्त है, यूरोप के देशों पर भी टैरिफ लगा रहा है। यूरोप अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी आज तक हर क्षेत्र में। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप से टकराव हुआ है अमेरिका का, तो ग्रीनलैंड पर म्यांमार का कब्जा बताया तो डेनमार्क नाटो का मेंबर है, अमेरिका नाटो मेंबर है, तो पूरा मामला को उलझा दिया गया है। इसमें यूरोप के देश भी चाह रहे कि नया मार्केट देखें, तो उनको भी भारत में बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। उनको 27 देश मिला के 45 करोड़, भारत अकेले 40 करोड़, तो उनके सामान को अधिक फायदा मिलेगा। कल डिटेल्स में बताएंगे क्या क्या है वो चीज। इसमें क्या है कि जो यहाँ पर कारें आती हैं, महंगी महंगी कार, BMW हुआ, मर्सिडीज हुआ, सब यूरोप के लिए। BMW जर्मन की कंपनी है, मर्सिडीज बेंज भी जर्मन की कंपनी है, तो वहाँ की कार जो आती है 110% टैरिफ लगता है इंडिया में भी। जैसे BMW मंगाएंगे, 1 करोड़ दाम होगा उसका, तो यहाँ पर 2 करोड़ 10 लाख का पड़ेगा। 1 करोड़ प्लस 110%, 1 करोड़ 10 लाख टैक्स हो गया उसका, तब उसको घटा करके टैरिफ को मात्र 10% करने की बात चल रही है, तब वो कार 1 करोड़ 10 लाख में आ जाएगा। कितना का आ गया। इसमें विदेशी शराब बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेन, फ्रांस सब में बहुत महंगे महंगे शराब मिलते हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, VIP कल्चर के लोग, वो शराब पीते हैं। तो शराब पर अभी ड्यूटी कितना है, टैरिफ 150% तक टैरिफ है, 150%। यदि एक बोतल 10,000 का आएगा तो 15,000 टैक्स देना पड़ेगा, 25,000 पड़ता है। अब उस 150% घटा के 20% करने की बात चल रही है। आपको अगर शराब मंगाना क्यों जरूरी है? शराब क्या है कि बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े फंक्शन में, पार्टी में विदेश से कोई प्रतिनिधि मंडल आता है तो उनको कोई चाहिए। किसी देश को पर्यटन को बढ़ाना है तो ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत लोग तर्क देते हैं कि पूरे देश में शराब बैन करनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, सामाजिक सही बात है, लेकिन कुछ कुछ चीज में शराब जरूरी हो जाता है। विदेश के जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके सेवा सत्कार के लिए शराब जरूरी है। पर्यटन उद्योग चौपट हो जाएगा कि देश में शराब को पूरी तरह बैन कर दिया जाए तो पर्यटन उद्योग एकदम ठप हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं दारू पीने के चक्कर में आते हैं, तो वो तो कल्चर है जिनका रोज दूध चाय पीते हैं, रोज दारू पीते हैं। तो बहुत सारी चीज को देख करके एक साथ सब पर एक लागू नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें विलासिता की बहुत सारी वस्तुएं हैं, आम वस्तुएं होती है, ये सस्ती हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, जो हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको नौकरी मिलेगा उस देश में। अमेरिका ने वीजा का भी प्रॉब्लम खड़ा किया है
H1 वीजा पर भी रोक लगा दिया, बहुत से कड़ाई कर दिया गया है। तो इंडिया के जो IT प्रोफेशनल्स हैं, युवक है, रोजगार खोज रहे हैं, उनको यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका के बदले अमेरिका से जो जो चीज़ होता है, विदेश में बच्चे पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तब वो यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाना कम हो जाएगा। इसलिए वो बुलाया गया था, महत्वपूर्ण बात ये थी। ठीक है, कल बाकी दो टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे।